what are the products Vasant Masala gives to customers in terms of why do you give that product also? मेन जो हमारा है CTC प्रोडक्ट है, चिलीज, टर्मरिक, कोरिएंडर क्यूमिन मिक्स। फिर बाद में आता है ब्लेंडेड स्पाइसेस, जैसे पानी पूरी मसाला, पाव भाजी मसाला, चना छोले, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, बिरयानी, उससे पूरी रेंज है। ऐसा कोई आपको क्राइसिस याद है एग्जाम्पल जो मेमोरी में है एंड जिससे आप बहुत सॉलिडली बाहर आ पाए या फिर कुछ लर्निंग इंटरेस्टिंग मिला है? एक बार हमारा कोल्ड स्टोरेज में माल रखा था। हाँ। तो वो जो हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या सीजन वाइज होता है। हाँ। तो काफ़ी सीजन का स्टोरेज माल उस कोल्ड स्टोरेज में था, तो फायर हो गया था। 1970 में अहमदाबाद के एक छोटे से कोने में एक सपना जन्म, एक छोटी सी कंपनी जो आगे चलकर मसालों की दुनिया का एक मशहूर नाम बन गई, वसंत मसाला। वसंत मसाला की शुरुआत एक छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन सपना बड़ा था, हर घर के खाने में स्वाद और खुशबू का जादू भरना। अपनी मेहनत और समर्पण से वसंत मसाला ने हर रसोई में अपनी जगह बना ली। आज ये ब्रांड पूरी समर्पण के साथ भारत के हर कोने से चुनिंदा मसाला लेकर आता है, जो खाने को खास और यादगार बनाते हैं। ओम प्रकाश सर, वेलकम टू द नेक्स्ट वेव पॉडकास्ट सर। थैंक यू। सो सर सो मुझे ये जानना था कि व्हाट डिड यू, आपका दिन आज का कैसा था, हाउ वाज योर डे टुडे? आई मीन आज तो हमारा जो एक बहुत बड़ा आगे का फ्यूचर प्लानिंग है, अच्छा, उसके रिगार्डिंग सब मीटिंग वगैरह थी। ओके, तो बहुत अच्छा रहा था। ओके, परफेक्ट सर। तो सर आप एक ऐसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं विच वी ऑल नो एज वसंत मसाला, राइट नो, और ये काफ़ी पुरानी ब्रांड है, राइट नो, एंड अहमदाबाद रीजन में लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद द ब्रांड। तो जस्ट फॉर द ऑडियंस आप अगर बता सकें कि वसंत मसाला के बारे में थोड़ी सी उसकी स्टोरी, देन बी वेरी इंटरेस्टिंग सर। यस यस। वसंत मसाला एक्चुअल में स्टार्टिंग हमारा 1970 से हुआ था। और मेरे फादर ने शुरुआत की थी और छोटे स्केल पे शुरुआत करी थी। जब बिजनेस स्टार्ट करा तो एक सोप लेके चालू करा था। उसके बाद उसमें एक मशीनरी डाली और उसके बाद उनका विज़न बहुत बड़ा आगे का था कि इसमें मसाले में स्कोप बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड में मसाले की कोई इतना पेकिंग मसाले में कोई था नहीं, कोई कंपनी भी नहीं थी, ब्रांडेड कंपनी इतना नहीं था, और इतना विज़न भी नहीं था किसी को कि ये फ्यूचर ब्रांड बन सकता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक बाद में जाके प्लांट के लिए एक जगह ले ली। वो भी इतना लॉन्ग विज़न था कि जैसे उस प्लांट में हम 30 साल तक वर्कआउट किया। तो भी तब जाके कैपेसिटी उसकी कंप्लीट हुई। उस समय हमारी शुरुआत बहुत छोटे स्केल के शुरू हुई, पर जगह बहुत बड़ी ले ली। बाद में उसमें फ्यूचर प्लानिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोविज़न करते गए। एंड सर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो वसंत नाम है दैट हैज कम फ्रॉम योर मॉम। यस यस, राइट। सो व्हाट इज दी उसकी स्टोरी क्या थी? आपको जितना वो पापा भी बताते थे, मम्मी भी बताते थे कि एक्चुअल में क्या है कि वसंत मसाला यानी वसंती बेन बापूलाल भंडारी मेरी मदर का नाम है। तो एक हमारे आचार्य महाराज साहब थे, अभय सागर जी महाराज साहब। अच्छा। उन्होंने एक बार ऐसे पापा उनके दर्शन कर जाते थे तो बताया कि आपकी जो वाइफ का नाम है वसंती बेन, उस नाम से अगर आप बिजनेस रखोगे तो आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा। और साथ में पापा को मम्मी के प्रति बहुत स्नेह प्यार था और लगाव था। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन इसी नाम से शुरुआत करते हैं। तो भले उस समय छोटे स्केल पे बिजनेस था तो भी नाम वसंत गृह उद्योग से शुरू करा था। बाद में वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड और आगे डेवलप होता गया। तो कहने का मतलब कि एक कॉन्फिडेंस उसमें था। और दूसरा वो नाम वसंत मसाला इसलिए भी रखा गया कि मम्मी का जो बर्थ है वसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनका नाम भी वसंती बेन है और उनका जो एंगेजमेंट हुआ था वो भी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो पूरी मेमोरी जुड़ी हुई थी। और जब से हमने नाम रखा तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था। तो उनका लक भी बहुत अच्छा था और आशीर्वाद भी बहुत अच्छे थे। ओके, अमेजिंग सर। एंड इसमें आप लोग 4 ब्रदर्स हैं, राइट? हाँ जी। सो यू आर 4 ब्रदर्स इन द कंपनी। तो सर
आपकी सबसे पुरानी मेमोरी क्या है फैक्ट्री को लेके, क्योंकि 1970s में उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ। राइट, तो आपकी क्या अर्लीस्ट मेमोरी है फैक्ट्री में? फैक्ट्री में जब ओपनिंग हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, तब हाँ। मैं बचपन मेरा छोटा था, हाँ। समझो 10-11 साल का था। ओके। तो उस वक्त का जो सब गैदरिंग किया था, सब बड़े स्केल पे सबको, कलेक्टर को बुलाया था। ओके। ज़मीन का वो पूरा ओपनिंग कराया था। पापा का शौक था कि किसी बड़े व्यक्ति को बुला के, उस टाइम पे उस ज़माने में इतना जो पाया होते हैं ना, जो शुरुआत, वो भी उनसे हाथ से कराई और ओपनिंग भी उनके हाथ से करवाई थी। अच्छा। हाँ, कलेक्टर हालदार करके था, उनके हाथों से कराया था। ओके ओके। सो आप एग्जाम्पल, ये आपको ओपनिंग की मेमोरी है, तो आप स्कूल भी जाते होंगे एग्जाम्पल। हाँ। फिर आपने कॉलेज किया होगा, तो स्कूल के टाइम में फैक्ट्री जाते थे या फिर लेकिन छुट्टियों में या फिर कॉलेज में? हाँ। नहीं, हमारा, हाँ, मतलब सभी का ऐसा नेचर है कि हाँ। हम जैसे स्कूल तो जाते ही थे, पर हाँ। साथ साथ में हमारा जो बिजनेस है उसमें भी इन्वॉल्व रहते थे। 10 to 15 ईयर्स के एज? हाँ, 10 के 15 ईयर्स के बाद में हाँ। हम, मतलब जब भी समझ आई है, हाँ। तो जैसे हमारी शॉप थी, रिटेल शॉप थी, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे भी जाना होता था। ओके। बाद में थोड़े और बड़े हुए तो फैक्ट्री पे भी जाना होता था। हाँ। तो मतलब हम बिजनेस करने के लिए नहीं जाते थे, बस हाँ। एक ऐसे ही रूटीन में जाना, समझना कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके। ऐसे देखते थे, ओके। वो समझते तो थे। इसमें आप वॉलंटरी जाते थे कि पापा भेजते थे या फिर ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, वॉलेंट्री, अच्छा। वो बाय फोर्स तो कभी उनका था ही नहीं। हाँ। कभी हमको बोलते भी नहीं थे। हाँ। बस अब अपने आप नेचुरली कि हम मतलब उससे जुड़े हुए सालों से हो, इस घर का तरह एक्सटेंशन जैसा? एक्सटेंशन, हाँ, बस ओके। ऐसा होता था। परफेक्ट सर। तो आप बचपन में एग्जाम्पल, आपकी मेमोरीज है कि भाई एग्जाम्पल फैक्ट्री ओपनिंग हुआ, समवन बिग इज ओपनड, एंड उसके बाद में आपने एग्जाम्पल बीच बीच में, स्कूल के बीच में एंड एग्जाम, जैसे जैसे एज आता है कि आप विजिट भी करने लगे फैक्ट्री में। तो उस टाइम के बाद फिर आपने एजुकेशन में, क्योंकि आपने किया है बीएससी, एग्जाम्पल बीएससी इन साइंस, तो आपके थॉट में था कि आप फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे, या तो फिर आपके थॉट में था कि मैं और भी कुछ करूंगा, कि पहले से ही क्लियर था? पहले से ही मेरे को क्लियर था, क्योंकि मैं बचपन से इसमें जुड़ा हुआ था। हाँ। मेरे को भी इंटरेस्ट इसी में आ रहा था। और जैसे जैसे मतलब नेचुरल तरीके से उसमें मैं गया, शॉप पे गया, थोड़ा बहुत सीखा, समझा, जाना, और पापा से भी इतना कोऑपरेशन मिलता था कि पापा हमको जैसे बड़ा भी हो गया ना, तो भी पूरी फ्रीडम दे दी थी। आपको जो बिजनेस करना है, जैसे बढ़ाना है, अपने हिसाब से अपने तरीके से बढ़ाओ। तो वो भी एक अच्छा लगता था, तो उससे काफ़ी सीखने भी मिलता था। ऐसा नहीं कि पापा हमको पर्टिकुलरली बताते थे कि ये करो, ऐसा करो। पापा बोलते थे आप जाओ मार्केट में, देखो क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, समझो, प्रैक्टिकली जाओ। और तो वहाँ जाओगे तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। प्लांट में है तो अपन सारी चीज़ें काफ़ी देखने में आती थी, वर्कर के साथ काम करना कैसे करते हैं, कैसे उनके रिलेशनशिप पापा मेंटेन करते थे, वो सब गर्ड्स धीरे धीरे देखते देखते आ गए सब। ओके। आपको आपके जो प्रोफेशनली जो आप फर्स्ट डे फैक्ट्री में गए, लेकिन क्योंकि अभी तक तो क्या आप ऐसे जा रहे हो, आ रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नाउ आपने डिसाइड कर लिया, बीएससी ख़त्म हो गया है, कॉलेज इज़ ओवर, एंड अभी आप प्रोफेशनली फुल टाइम जा रहे हो। तो आपको आपका फर्स्ट डे याद है, कैसा रहा, लाइक फर्स्ट डे की मेमोरीज फैक्ट्री में? एक्चुअल में मेरा फर्स्ट डे वैसे तो गिना नहीं जाएगा, इसलिए कि ऑलरेडी मैं पहले से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था उसमें। मतलब जाना आना मेरा होता था ओकेजनली और ऐसे भी कंटिन्यूसली। तो मेरे को मतलब फर्स्ट डे जैसा वो फीलिंग नहीं रहा था। जैसे ही मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ और रूटीन में मैं चला गया, तो स्पेशल वो विशेष वो नहीं लगा। ओके। एंड सो आपने अभी फैक्ट्री जाना शुरू कर लिया है, आप कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट पार्ट फैक्ट्री में क्या है? जब शुरुआत करी थी जब, हाँ, तभी भी, एंड देन उसके बाद आप अगर अभी का भी फेवरेट पार्ट बताएंगे तो भी इंटरेस्टिंग, एंड क्यों? अच्छा, फेवरेट पार्ट मीन्स मेरा जो अभी जो वर्किंग स्टाइल है उसका लिए बोल रहे हैं आपकी? नहीं, जब आपने ज्वाइन किया था तभी इट वॉज अ डिफरेंट पर्सन, अभी आप इवॉल्व होके दूसरे पर्सन बन गए। तो तब गए थे, तब आपको सबसे ज़्यादा मज़ा फैक्ट्री के कौन से डिपार्टमेंट, कौन से एरिया में आता था? हाँ, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उसमें फिजिकल प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्शन में जो होता था ना, वो वहाँ जाके देखना, सब स्टाफ से मिलना, कैसे काम होता है वो सब देखना, उसमें इंटरेस्ट आता था।
उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट मार्केट की ओर बढ़ा और मैं मार्केट में जाने लग गया। ओके, लेकिन प्रोडक्शन में क्यों इंटरेस्ट था? प्रोडक्शन में इसलिए कि वो वहाँ पे रहते थे ना, तो उसी हमारा एरिया था और जाना आना लगा रहता था। हाँ. तो प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे परचेसिंग होती है, वो समझ रहा था मैं सब चीज़ें। ओके। एंड देन अभी आपको मार्केट की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था? उसके बाद धीरे धीरे मैं मार्केट में जाने लग गया। मार्केट में रिटेलर्स को, कस्टमर को, सभी को मिलता था। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी चाहिए, किस तरह के कॉम्पिटिटर आते हैं, उनका स्टडी करना, उनकी क्वालिटी का स्टडी करना, ऐसे सब एक 1 by 1 सब आगे करते गए, सीखते गए। ओके। एंड आपने जब ज्वाइन किया तब आपके ब्रदर ऑलरेडी बिजनेस में थे? हाँ, राइट। एंड देन उसके कुछ सालों बाद आपने ज्वाइन किया होगा? हाँ, राइट। एंड हाँ, तो मेरे चंद्रकांत भाई बड़े ब्रदर हैं। हाँ. और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था और घर में कोई फैमिली मेम्बर बिजनेस में नहीं था। तो उन पापा ने उनको मतलब बोल दिया था कि इसमें बिजनेस में, और भैया का भी इंटरेस्ट था कि मेरे को बिजनेस करना है। पर इनका ग्रेजुएशन भले ही नहीं था, पर आज की तारीख में सबसे मास्टर वो है, मतलब एकदम उनके में सब तरह की क्वालिटी है। एक एजुकेटेड जो पर्सन है उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन उनका ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सालों का है। और सब चीज़ में उनका नॉलेज से लेके सोशल से लेके सब में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। ओके। सो मैं ये क्यूरियस हूँ समझने के लिए कि अभी देयर इज इस फैक्ट्री के अंदर भी 2 रिलेशनशिप है। एक है जो सीनियर एक पर्सन है, एग्जाम्पल जिसको मार्केट नॉलेज है और एग्जाम्पल कंपनी नॉलेज है, एंड दूसरा इज द यंगर ब्रदर, राइट। सो यंगर ब्रदर, जो ब्रदर रिलेशनशिप भी है विद इन द फैमिली बिजनेस, 2 भाई, एंड द अदर बिजनेस इज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म जो पार्ट में होना चाहिए। तो ये कैसे इनिशियल डेज में या फिर अभी आप कैसे इसको बैलेंस करते हैं? हाँ, वो हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग रहता था कि जैसे ब्रदर वो भी मार्केट में जाते थे, मैं भी प्लांट पे बैठता था, मैं अकाउंट का भी संभालता था। मतलब जिस समय ज्यादा रिक्वायरमेंट आती गई, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे हम काम करते गए एज पर रिक्वायरमेंट। शुरू में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट और ऐसा कुछ नहीं था, छोटे स्केल पे काम था। शुरू में तो डेवलपमेंट का ही ज़्यादा था मेजर पार्ट। तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हुई तो परिवार को, बिजनेस में, वहाँ हम सब अटैचमेंट होते गए और हम सब अपने हिसाब से करते गए। मतलब ऐसा नहीं पर्टिकुलर यही डिपार्टमेंट संभालना है और यही करना है। अपन जैसे मार्केट में कई जगह भैया जाते थे, शुरू में तो बहुत हो जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं भी जाता गया, फिर मेरा बढ़ता गया। ऐसे फाइनेंस में ज़रूरत पड़ी तो फाइनेंस का भी मैं संभालता गया धीरे धीरे और सीखता गया, और साथ में उसमें सब काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद और आगे बढ़ता गया। तो मतलब इंटरेस्ट सभी में रखा जनरली। फिर बाद में एक स्टेज ऐसा आया कि हमारा अच्छा हो गया काम, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो इस सिचुएशंस में एग्जाम्पल ब्रदर भी है, एग्जाम्पल आप भी हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो अगर कोई सिचुएशन में डिसएग्रीमेंट होता है, राइट, एंड इट इज़ नॉर्मल, इन प्रोफेशनल 2 पीपल में डिसएग्रीमेंट होता है एंड इन कंपनीज डिसएग्रीमेंट्स हैपन। सो बट ये इमोशन ऑफ ब्रदर इज ऑल्सो देयर, राइट। तो आप डिसएग्रीमेंट्स फैक्ट्री में कैसे हैंडल करते हैं विद ब्रदर और विद सीनियर पीपल? हाँ, वो एक्चुअल में सिचुएशन काफ़ी समय आती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। पर उस समय क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ होती है कि एक्सपीरियंस पर्सन के सामने अपन बैठे हैं, और दूसरा होता है कि उनका रिस्पेक्ट। 2 चीज़ का हम ध्यान रखते थे। और तीसरी बात, अपने जो सजेशन है वो भी देना होता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक आउटपुट अच्छा निकलता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम हर बात पे डिसएग्री है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है। मैं अगर इस बात से कन्विंस नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, और उसमें से अच्छा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा अच्छा चीज़ है, तो वो समझते थे, मैं भी समझता था, और हम तीनों मिलके उस समय वो डिसीजन लेके करते थे। ओके। तो सर आपको ऐसा कुछ टाइम याद है जब लेकिन फैक्ट्री में कुछ क्राइसिस हुआ हो, राइट, एंड उसमें से लाइक यू हैव कम आउट ऑफ द क्राइसिस? तो लेकिन बिकॉज एवरी सारे फैक्ट्रीज होंगे, सारे कंपनियाज होंगे, देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस। तो ऐसा कोई आपको क्राइसिस याद है, एग्जाम्पल जो मेमोरी में है, एंड जिससे आप बहुत सॉलिडली बाहर आ पाए, या फिर कुछ लर्निंग इंटरेस्टिंग मिला है?
एक बार हमारा कोल्ड स्टोरेज में माल रखा था। हाँ। तो वो जो हमारा प्रोक्यूरमेंट क्या सीजन वाइज होता है। हाँ। तो काफ़ी सीजन का स्टोरेज माल उस कोल्ड स्टोरेज में था, तो फायर हो गया था। ओके। हाँ, तो वो उस समय थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि एक तो सीजन का माल बाद में मिलता नहीं है। कैसे उसको मैनेज करना, हैंडल करना, वो काफ़ी प्रॉब्लम आए थे। पर हम सभी ने मिलके एक हिम्मत रखा, साहस रखा और उसको उस पेपर में से बाहर आए। तो वो पीरियड थोड़ा पेंडेमिक था। मतलब हमारा सभी का ऐसा नेचर है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसको सीरियसली माइंड पे नहीं ले लेते। प्रॉब्लम आई है वो नेचुरल कुदरती आई है, उसको अपन माइंड में लेके घूमेंगे तो अपना जो बिजनेस डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसकी जगह उसको सॉर्ट आउट करो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो। तो अपना डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। ओके। तो अब कैसे रिएक्ट करते हैं? एग्जाम्पल, एक क्राइसिस होता है। हाँ। तो आपने बोला कि भाई उसको दिमाग पे मत रखो। हाँ। राइट। तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आप कैसे उसको प्रोसेस मतलब इसके बारे में सोचना है, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम देना है, टेंशन लेना है, ऐसा नहीं करना है। ओके। दिमाग पे यानी कि टेंशन एक होता है जो कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नुकसान आता है, तकलीफ आती है ना, तो एकदम मेंटली वो हो जाता है कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम आ गया। और उसी में उलझा हुआ रहता है। उसकी जगह उसको अपन साइड पे करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे क्या करना है, प्रोक्योर क्या माल कहाँ से लेना है, और इसके लिए फायर के लिए इंश्योरेंस का क्या प्रोसीजर करना है, वो सब प्रोसीजर चलता है। ऐसा नहीं कि अरे इतना लॉस हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बैठ जाएंगे। 5 मिनट भी टाइम बिगाड़ना नहीं है। पैनिक मोड पे नहीं चले जाना। हाँ। लेकिन वो काम होके उस पर प्रोसेस करके फिर अपने को देखना। तो सर, ये जो अभी थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं, राइट। सो अगर आप थोड़ा सा बता सकें वसंत मसाला का एक प्रोडक्ट डाइवर्सिटी क्या है, एंड सो वो थोड़ा सा हमको इंटरेस्टिंग है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वसंत मसाला गिव्स टू कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाई डू यू गिव दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। मेन जो हमारा है CTC प्रोडक्ट है। ओके। चिलीज, टर्मरिक, कोरिएंडर क्यूमिन मिक्स। फिर बाद में आता है ब्लेंडेड स्पाइसेस। जैसे पानी पूरी मसाला, पाव भाजी मसाला, चना छोले, सांभर मसाला, किचन किंग मसाला, बिरयानी, उसकी पूरी रेंज है। फिर आता है होल मसाला। और उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन के लिए बल्क पैक में। हाँ, ओके। जो होरेका इंस्टीट्यूट है, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स, उसके लिए बल्क पैक में है। और साथ में हमारा एक्सपोर्ट डिवीज़न भी अलग है। तो उसका एक अलग पैकिंग और उनकी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होता है। ओके। एंड ऑल दिस यू आर डूइंग इट अंडर योर ब्रांड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? यस, ऑलमोस्ट वी आर रनिंग इन आवर ब्रांड। बट जैसे एक्सपोर्ट में किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट है ओन ब्रांड में, तो प्राइवेट लेबलिंग भी हम करते हैं। ओके। सो सारे प्रोडक्ट्स में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा प्रोडक्ट लगता है? हमारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट 3 हैं। अच्छा। एक तो वसंत का अचार मसाला है। बहुत हमारा टेस्टफुल है और मल्टीपर्पज़ उसका यूज़ है। दूसरा है कुमठी चिलीज़ है, कश्मीरी कुमठी चिलीज़। वो तो हमारे ब्रांड एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। जो भी कस्टमर यूज़ करता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तरी वगैरह अच्छी आती है, पंजम सी कम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम में वो दूर होता है। और तीसरा है हमारा क्लासिक गरम मसाला, मल्टीपर्पज़ है। तो वो एक बार कस्टमर लेता है तो बार बार उसकी डिमांड करता है। एंड देयर आर बहुत सारे मसाला कंपनीज है, एग्जाम्पल इंडिया एंड ग्लोबली। सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट वसंत मसाला जो आपको लगता है कि ये 3 प्रोडक्ट्स में तो है ही, लाइक व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग आपको लगता है कि वसंत मसाला में दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग? हाँ, इंडिया में काफ़ी तरह की स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है। और सब अपनी अपनी क्वालिटी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। पर हमारा मेन जो कोर्स है कि उसका क्वालिटी का टेस्ट, कलर काउंट और पंजमसी, उसमें मास्टरी हमारी है। वो पूरा हम मेंटेन करते हैं। और जैसे कोई केटरस है या घर पे यूज़ करते हैं लेडी, तो उसका कलर काउंट, पंजमसी एक बार उसने इतना क्वांटिटी डाला, तो दूसरी बार वो डालेगा तो वही इतना क्वांटिटी डालना होगा। मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या कभी भी आगे भी। तो वो हम मेंटेन करते हैं। तो उसके कारण हमारे कस्टमर डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मिलने के कारण उनका एक क्वालिटी पे, कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता जाता है। मतलब एक बार जो जुड़ गया वापस हमेशा रिपीटली होता है। तो ये सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्वालिटी को कंसिस्टेंट आपने रखा है जिसकी वजह से रिपीट आ रहा है?
एंड ये लाइक डेकेड्स है, राइट, सालों से है. तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मेंटेन? इज इट लोग, इज इट सिस्टम, इज इट प्रोसेस, इज इट मशीन, क्या है? यस, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं. हाँ. मेन शुरुआत होती है रॉ मटेरियल परचेसिंग से. परचेसिंग पावर मेरा छोटा ब्रदर आशीष भंडारी संभालता है. ओके. तो उसका परचेसिंग बहुत अच्छा आता है. उसमें क्वालिटी ABCD 3-4 तरह की क्वालिटी आती है जैसे. ओके. तो उसमें से जो टॉप क्वालिटी होती है वो हमारा परचेसिंग होता है. ओके. जैसे स्पाइसेस होता है तो उसमें वोलेटाइल ऑयल सबसे ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा होगा लौंग है, इलायची है, वो क्वालिटी परचेस करते हैं. तो शुरुआत वहाँ से होती है. ओके. प्रोक्योरमेंट के बाद हम कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक करते हैं ताकि क्वालिटी का बाहर का एटमॉस्फेयर का असर नहीं हो. ओके. और हमको एक साथ परचेज इसलिए करना पड़ता है कि सीजन के बाद वो क्वालिटी मिलती नहीं है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आता है कि हमारा प्लांट में आने के बाद 100 तरह के चेकअप पॉइंट है. सब जगह जगह अलग अलग तरह के. जैसे रॉ मटेरियल का लेबोरेटरी टेस्ट होगा, आने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद भी लेबोरेटरी टेस्ट होता है अपनी क्वालिटी अकॉर्डिंग है कि नहीं, वैसा. और प्रोसेस जो होता है एकदम हमारा हाइजेनिक प्लांट है. दहगाम के पास, अहमदाबाद के पास दहगाम है, वहाँ पे हमारा हाइजेनिक प्लांट है. उसकी 2 लाख स्क्वायर फुट एरिया में है. और कूलिंग ग्राइंड टेक्नोलॉजी से सब सारा प्रोडक्शन होता है. तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ है. पूरा ऑटोमाइजेशन प्लांट है, अनटच प्लांट है. और साथ में एक बार जैसे बोरी मिर्ची की कट करी तो पूरा RO प्लांट में जैसे फिल्टर होके आता है, पानी जाता है, इसी तरह हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है कि जैसे चिलीज में से डंखल, कंकर, बीज, ऐसे सारी काफ़ी बैक्टीरिया और अशुद्धियाँ बहुत रहती है. तो वो एयर फ्लो सिस्टम से बैक्टीरिया भी रिमूव होते हैं. बाकी मैग्नेट भी लगे हुए रहते हैं प्लांट के अंदर. तो उसके कारण भी अपने को मैग्नेट से क्या मेटल, ये क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़मीन के अंदर होती है, तो साथ में मेटल भी बारीक बारीक रहती है. तो वो मैग्नेट भी वो उसको कैच कर लेता है. साथ में सीव्स भी रहते हैं, 2-3 बार उसको छन्नी से छानते हैं. ऑटोमाइजेशन है सब. फिर IBC ऊपर में जाके पैकिंग होता है. तो वहाँ पे भी मैग्नेट लगे होते हैं. तो मतलब कहीं पे भी मेटल जाने का वो काम नहीं रहता है. और पूरा एकदम शुद्ध मसाले जैसे वो साफ होता है. एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी आपने किया हुआ है तो फिर क्वालिटी उस हिसाब से भी आपको मिलता रहेगा. हाँ. एंड सर लाइक सो अभी अपना टीम स्ट्रेंथ कितना है वसंत मसाला का? व्हाट इज द टीम स्ट्रेंथ दैट वी आर लुकिंग एट? अभी 600 अपना टोटल स्टाफ है. ओके. सो अभी सो यू हैव अ बिग टीम मेंबर. एग्जांपल भी ब्रांड के एग्जांपल एस्पेक्ट्स में आप कर रहे हैं. एंड लाइक यू नो ब्रांड के हिसाब से आपने बोला कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आपके यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वेज रहा है जो आपने मार्केटिंग में यूज़ किया हो जिससे आपको एम्पलीफिकेशन मिला हो? इफ़ यू कैन शेयर समथिंग ऑन वेरी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने यूज़ किया है विच इज़ हेल्प्ड यू. हमने मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समय समय पे अलग अलग पीरियडिकल जैसी जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो समझ के करा हुआ है. पर्टिकुलर वन टाइम वन चीज़, एक दिन की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट की आइटम है. तो कस्टमर का जो टेस्ट चेंज करना वो बहुत बड़ा टास्क होता है. इसके लिए हमने काफ़ी सैम्पलिंग किए, काफ़ी एग्जीबिशन अटेंड किए, काफ़ी ब्रांडिंग किया, काफ़ी सुपर स्टोर मॉल वगैरह में हमने एक्टिविटी की. काफ़ी हमारे वान भी चलते हैं. जैसे अभी एक लेटेस्ट में हमारा चाय के लिए स्पेशल वान चलता है. हमारा प्रोडक्ट है चाय मसाला. और चाय हम जाके हमारी वान जाके पूरे हमारे जितने भी एरिया है सब कस्टमर को टेस्ट कराएगी. और उसको साथ में प्रोडक्ट भी जो सेल करते हैं तो वो भी दिखाएंगे और प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं. तो मतलब एक चीज़ एक समय नहीं होती है कि इससे अपन सक्सेस हो जाएंगे. जैसे मैं कोई कंपनी ऐसा सोचेगी कि मैं पूरा ब्रांडिंग कर दूँ तो मेरा सक्सेस हो जाएगा. तो ये स्पाइसेस की इसमें सेक्टर में ये पॉसिबल नहीं होता है. एंड ऑल्सो इट्स इंटरेस्टिंग, आपने जैसे बोला कि आपने एक वैन रखा है एंड देन दैट वैन डज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग से फिर जो डेटा कलेक्ट होता है फिर उससे फीडबैक लूप वो चलता ही रहता है. हाँ. तो फिर रीजन स्पेसिफिक टेस्ट, स्टेट स्पेसिफिक टेस्ट, लेकिन पानी वुड बी डिफरेंट, मे बी उससे टेस्ट अलग आता हो. सो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. नाउ इंटरेस्टिंगली वसंत लाइक यू नो वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, राइट? सो व्हाट इज़ द ईयर जिस पे आपने ये सोचा कि ओके नाउ वी हैव टू गो ग्लोबल,
राइट. अभी हमें ग्लोबल में भी हम एक कंट्री से स्टार्ट करते हैं एंड विथ एक प्रोडक्ट. तो वो कौन सा ईयर था एंड व्हाट इज़ द जर्नी इन एक्सपोर्ट सो फार? मतलब हमारा एक्चुअल में फादर का जो सोच है ना शुरू से जैसे 30 साल पहले उनका ये सोच था कि अपन एक्सपोर्ट तो करना चाहिए. 30 साल पहले का सोच था. उसके लिए उन्होंने लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश उस समय. हमारा जो पहला प्लांट था झालोद में, वहाँ पे इंटीरियर एरिया था, वहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी. फिर भी इस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी यही सोच के कि एक्सपोर्ट आगे जाके करना है. तो वो सोच रखी थी. उसके बाद धीरे धीरे हम डोमेस्टिक में हमारा मार्केट बढ़ता गया. उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल मेरा कज़िन है वो निर्मित भंडारी उसमें आया और उसने डेवलप करता गया. तो आज जाके हमारा 15 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है. सो सर वसंत मसाला हैज़ बीन वो ऑलमोस्ट 50 साल से है, 1970 से है एंड इसमें काफ़ी तरह के जनरेशन अभी आ चुकी है. तो जो मिलेनियल्स बोलते हैं 1996 के वो भी वसंत मसाला कंज्यूम कर रहे हैं. जो जेन जी है 2010 से 1996 वो भी कंज्यूम कर रहे हैं. एंड जेन अल्फा दे वुड हैव आल्सो स्टार्टेड कंज्यूमिंग. तो क्या चीज़ है जो लेकिन इन सब को पसंद आ रही है? सो लेकिन उसका क्या है सीक्रेट? उसका एक्चुअल में हमने जो क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट बनाई है तो सभी जेनरिक वाले सभी लोग जैसे आज के यंग जनरेशन पास्ट के जो है वो लोग ओल्ड एज सभी को टेस्ट इतना अच्छा लगता है और एक्सेप्टेबल टेस्ट है. और हमारा अभी 3 स्टेट में है, MP, गुजरात, राजस्थान. चौथा स्टेट महाराष्ट्र भी ओपन लॉन्चिंग हो गया है. तो सभी का टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इतना हम सर्वे करते हैं पब्लिक का क्या टेस्ट है, क्या चॉइस है और एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट क्या है. तो वो एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इतने लाखों कस्टमर तक पहुंचाना और साथ में वो टेस्ट एक्सेप्ट कराना वो उसके लिए हमारी मास्टरी है. उसकी मास्टरी होती है एक तो परचेसिंग में होती है और क्वालिटी प्रोडक्शन में होती है. तो वो क्वालिटी टेस्ट ऐसा है कि जैसे क्लासिक गरम मसाला है वो टेस्ट में इतना बेस्ट है कि कोई भी स्टेट में जाएगा ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. मल्टीपर्पज़ है उसका यूज़. जैसे पिकल मसाला है तो पिकल मसाला भी मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं. उसको ग्रेप्स है, इंस्टेंट ग्रेप्स, उसके अंदर इंस्टेंट अचार मसाला 5 ग्रेप्स बोल रहे हैं ना? हाँ, ग्रेप, हरे ग्रेप्स जो होते हैं ना, फ्रूट्स है. फ्रूट्स है कि फ्रूट्स का तो वो कभी एकदम गेस्ट आ गए अचानक और लेडीज़ को कोई अपने यहाँ सब्जी अवेलेबल नहीं है तो कैसे क्या करना चाहिए. तो ग्रेप्स में अचार मसाला डाल के इंस्टेंट अचार बना देंगे. टिंडोरा की सब्जी है उसमें भी अचार डाल के इंस्टेंट अचार बन जाएगा. तो ऐसे मल्टीपर्पज़ यूज़ खाकरा पे यूज़ कर सकते हैं. तो खाकरा का भी अचार, खाकरा का भी वो खाकरा के ऊपर डाल के अचार मसाला यूज़ कर सकते हैं. कोई दाल का टेस्ट चेंज करने के लिए जैसे हमारे काफ़ी केटर्स भाई है, हमारे हज़ारों केटर्स हैं हमारी कंपनी में जो परचेस करते हैं और कई सालों से है. तो वो लोग अचार का यूज़ दाल के अंदर करते हैं. पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है. तो इतना उनका मतलब फेमस खाना हो जाता है कि कैसे पूरा खाना कितना अच्छा बना. हाँ, तो ऐसे सब्जी में भी और काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं. मतलब उसकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पूरा चेंज ही हो जाएगा. मतलब जनरल जो मसाले हैं और ये चीज़ एडिशन होने से वो टेस्ट एनहांस हो जाता है और क्वालिटी का बेस्ट बेनिफिट मिलता है. तो मतलब हर जनरेशन उसको अलग तरीके से भी यूज़ कर रहा है. कुछ एग्जाम्पल अचार की तरह कर रहा है, कुछ एग्जाम्पल सिर्फ स्पाइस अप करने के लिए कर रहा है, कुछ एग्जाम्पल तड़का मारने के लिए कर रहा है. लेकिन वन केटरर्स उसको मास स्केल में यूज़ कर रहे हैं. एंड परफेक्ट है. इसके साथ में यंग जनरेशन है वो फॉरेन जाती है तो वहाँ का जो टेस्ट होता है फॉरेन का और अपना इंडियन टेस्ट काफ़ी डिफरेंस है. वहाँ पे स्पाइसी चीज़ नहीं खाते हैं और अपने यहाँ के जो लोग पब्लिक है या स्टूडेंट है वो स्पाइसीज के मतलब आदी हो गए. तो वहाँ का टेस्ट जमता नहीं है तो कहीं पे कोई भी चीज़ पे वो कर देते हैं तो डालते हैं तो उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ करके उनको जो इंडियन टेस्ट चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक जो जेन जी है या फिर जो जेन अल्फा है तो वो लोग पैकेट्स में कैरी करते हैं एंड देन वाटर जो भी बना रहे हैं
उसको उस पर स्प्रे करके या फिर स्प्रिंकल करके एंड देन दे गेट दैट टेस्ट। यस। तो सर एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे समझना था कि जैसे आपने केटरर्स की बात की एग्जाम्पल, राइट? सो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स कॉल्ड अक्षय पात्र जो डेली मील्स करता है, राइट? सो दे आर ऑल्सो कस्टमर्स ऑफ वसंत मसाला। तो इनकी स्टोरी क्या थी, ये कैसे कस्टमर्स बने एंड लाइक व्हाट इज़ द वे यू आर एंगेजिंग विद देम? एक्चुअल में हमको मालूम पड़ा कि वो डे मील देते हैं और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनका सप्लाई होता है और उनका काम बहुत हाइजेनिक है और कम रेट में और डोनेशन बेस पे वो लोग गवर्नमेंट को और मिल सप्लाई करते हैं स्टूडेंट के लिए। इतना हाइजेनिक प्लांट और इतना हाइजेनिक फूड बनाते वो हमने कहीं पे भी नहीं देखा। मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से जैसे हमारे प्लांट में प्रोडक्शन होता है हाइजेनिक, ऐसा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। वो हमने पूरा देखा, समझा, फिर उनका परचेस मैनेजर का कांटेक्ट किया। तो उनके जो रेट होते हैं एकदम कॉम्पिटिटिव और एकदम कम से कम रेट में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने सोचा कि एक इनका संस्था का सेवा का भाव है, दूसरा एक अपन अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बड़ी संस्था से अपन जुड़ते हैं, तो एकदम मिनिमाइज रेट में कि कम से कम मार्जिन में हमने उसमें स्टार्ट हुआ और आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमसे ले रहे हैं। मतलब उनका एम जो है ना बहुत अच्छा है। आज इतना लोगों को सर्व करना, इतना इजीली देना और एकदम हाइजेनिक तरीके से मतलब केप रख के देना और हाइजेनिक तरीके से पूरा प्रोडक्शन करना, तो ये काम जैसे 5 स्टार होटल में होता है उस तरह का काम यहाँ पे होता है। तो वो देखते हुए हम उनसे कनेक्ट हो गए और हमारा भी मन करा कि कुछ इसमें अपने को भी सपोर्ट करना है। एंड सर मेरा ये थॉट था कि जो चिली पाउडर्स है एग्जाम्पल, तो उसकी आइडियली मेरे अंडरस्टैंडिंग में आई थिंक देयर आर ओनली 2 टाइप्स, राइट? कि एग्जाम्पल वन इज जो पाउडर आता है वो, एंड देयर इज वन मोर जो कश्मीरी वाला एलिमेंट है। सो इन वसंत मसाला हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग कैसा है? हमारा 8 तरह के चिलीज पाउडर आते हैं। मतलब उसमें वसंत चिली आता है, फिर परफेक्ट चिली आता है और कुमठी चिली आता है। वो पोली पैक में 1 किलो पैकिंग में आता है, 2 किलो पैकिंग में, बल्क पैक में आता है। साथ में छोटे पैक भी आते हैं, पर जो तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। एक है तीखा है, एक है मिडल और तीसरा है कुमठी चिलीज जो एकदम माइल्ड होता है। उसमें लालासपन ज़्यादा होता है, तीखासपन कम होता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो उसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 3 तरह की वो क्वालिटी हुई। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बल्क पैक में कि काफ़ी अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में सभी कस्टमर की डिफरेंट टाइप की डिमांड होती है। कोई तीखा चिली खाएगा, कोई एकदम एक्स्ट्रा हॉट खाएगा, कोई माइल्ड खाएगा, कोई को कलर काउंट कम चाहिए, कोई को पंजम सी ज़्यादा चाहिए। मतलब ऐसे अलग अलग तरह का सबका रिक्वायरमेंट होता है। और सब जो मसाला यूज़ करते हैं, जैसे आज मिर्ची में ये यूज़ करता हूँ इतनी कलर काउंट पंजम सी वाला, तो वही मैं प्रीफर करूँगा कि वो मेरी कंपनी है वसंत की, तो उसी तरह की क्वालिटी मेरे को चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो ऐसे अपना आगे आगे बेस बढ़ता जाता है। एंड सर तो इंटरेस्टिंगली आपने बताया कि भाई अक्षय पात्र में आपने एग्जाम्पल वहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, राइट? एंड आपने एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स भी शुरू किया। एग्जाम्पल टीम ऑलमोस्ट अभी 600 है। सो व्हाट वाज दी, तो क्या वो मोमेंट था जब एग्जाम्पल वसंत मसाला ब्रांड बना? क्योंकि ये तो क्या 1970s से फैमिली बिजनेस चल रहा था एंड वो करते ही आ रहे थे हम लोग, लेकिन कौन सा वो मोमेंट था जिसमें ये कंपनी ब्रांड की तरह इवॉल्व होने लगा? वो क्या वो ट्रांजिशन या फिर वो क्या मोमेंट था? जब हमारा शुरुआत हुई थी तब हम लूज मसाले में बेचते थे, फिर पीपी पैक में स्टार्ट किया था, मतलब ट्रांसपेरेंट पाउच में स्टार्ट किया था। फिर बाद में उसका 1990 में हमने पॉलीपैक पाउच किया, तब से हमारा ब्रांड नेम बनने लग गया। वसंत ब्रांड में पॉलीपैक पाउच में रखा तो उसका एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेन होती है और ब्रांड भी अपना बनता है। तो तब से हमारा रिवोक हुआ, ब्रांड नेम बनने लग गया और हमारी बहुत अच्छे बाद में ग्रोथ होने लग गया। और ये पाउच का साइज़ क्या था सर? पाउच का साइज़ 2 रुपया, 5 रुपया से लेके 1 किलो पैकिंग तक हम बनाते हैं। एंड इनिशियली ही हमने स्मॉलर पैकेट साइज में देना शुरू कर दिया था। हाँ जी, मतलब वो जो 1 रुपया 2 रुपया क्वालिटी का जो है क्वालिटी, वो जो 1 किलो पैकिंग में बल्क पैक में आती है वही क्वालिटी, सेम क्वालिटी उसमें हम देते थे। तो उसके कारण कोई कस्टमर को कैपेसिटी नहीं है तो 2 रुपया 5 रुपया वाला पाउच भी लेगा
और वो यूज़ करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन पूरा मिलता था। तो उसके कारण छोटे पाउच के कारण हमारा कस्टमर का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते गए। तो ये जो डिफरेंस किया क्लियर पैकिंग से अब ब्रांडेड पैकिंग में, तो उससे डिफरेंस क्या था? मतलब कितना ब्रांड बना, लाइक ब्रांड बनने लगे, रिकग्निशन होने लगे, लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट याद है कि उससे कुछ ड्रास्टिक चीज़ें कुछ होने लगी या फिर लोग पहचानने लगे ब्रांड के हिसाब से, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जब हमने ब्रांड की तरफ ट्रांजिशन किया तो मतलब नॉन ब्रांड वाले पार्ट्स? हाँ, वो डिफरेंस लगा क्योंकि उस समय 1990 में काफ़ी तरह की जो मसाला कंपनी थी कि अनहाइजेनिक मसाले देते थे कम रेट में। हमारा जो रेट होता उससे 50% उनका रेट रहता था, और क्वालिटी भी कह सकते हैं कि मिक्सिंग वाले मसाले बिकते थे। तो उसका बेनिफिट हमको पैकिंग में रखने से वो मिला। दूसरा जो हमारे पैकिंग के ऊपर फोटोग्राफी थी चिलीज़ की होल और टर्मरिक थी, तो जो हमारे इंटीरियर एरिया के जो क्लास थे उनके माइंड में इमेज आ गया कि ये टर्मरिक छपा हुआ है आखी हल्दी, वो बहुत शुद्ध होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक का क्वालिटी अनस्टैंडर्ड लिया था। और जब हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी देना शुरू किया तो उसमें कन्वर्ट होते गए। तो बाद में उनके इमेज ऐसा पड़ गया कि ये आखी मिर्ची का जो पाउच छपा हुआ है मतलब पिक्चर वो एकदम स्टैंडर्ड है, हल्दी स्टैंडर्ड है। तो वो माइलेज हमको मिलता गया। मतलब ये रहा अनएजुकेटेड पब्लिक का। बाकी एजुकेटेड पब्लिक के हाथ में जैसे जैसे ये चला गया तो उसमें एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी अपन जो घर पे खाते हैं इसी तरह के मसाले उनको वहाँ पे मिल गए, और एकदम शुद्ध साफ क्लीनिंग वाले मसाले। तो धीरे धीरे उनका भी ब्रांड के प्रति बहुत लगाव होने लग गया। मतलब एक बार लिया, दूसरी बार, तीसरी बार रिपीटेडली चालू हो गया। एंड सर आपके ध्यान में कोई लेकिन और कौन सी कंपनियां हैं जो बड़े ब्रांड्स जो वसंत मसाला एग्जाम्पल प्रेफर करते हैं? अक्षय पात्र इज़ वन, और कौन से ब्रांड्स हैं और उनकी स्टोरी क्या है कुछ? जैसे एक होको ब्रांड है, और एक हल्दीराम है, फिर बालाजी नमकीन है, ग्वालियर सीट है। ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो हमारी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। पर उसमें उनकी जो बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट एज पर उनकी रिक्वायरमेंट, उनका जो लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट निकाल के कलर काउंट, पंजमसी, वोलेटाइल ऑयल, ऐसे उनके रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनकी बल्क क्वांटिटी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेशली प्रोक्यूर करके उनको वो माल देते थे उनकी एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनका जो टेस्ट बना हुआ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए हम सप्लाई करते थे। सो दिस इज ऑल्सो कि आप कस्टमाइज्ड, मतलब वो कस्टमर के ब्रांड पोजिशनिंग के हिसाब से भी, ताकि अगर ग्वालियर में अगर खाएं तो फिर वही टेस्ट आपको मिलेगा चना मसाला एग्जाम्पल, राइट? तो उसके लिए बट दे आर कस्टमाइज आपसे वो करा के, दैट आल्सो यू गिव। हाँ, वो अगर बल्क में उसकी क्वांटिटी होगी तो कस्टमाइज करके हम उन्होंने दिया। और अधिकतर हमारी जो क्वालिटी मेजर क्वालिटी है वो उनके अकॉर्डिंग हो ही जाती है, मेजर मतलब हो ही जाती है। पर कभी कहाँ रिक्वायरमेंट लगी हमको कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये थोड़ा अलग पड़ रहा है, तो हम उसको कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। सर तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, तो अभी अपना मेक इन इंडिया एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट? 2016 से स्टार्टेड है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, राइट? अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रही है, BIS आ रहा है, सर्टिफिकेशन आ रहा है। सो आपकी कोई आस्क है गवर्नमेंट से कि भाई दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड डू? ऑलरेडी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा है कि भाई इनको ये भी करना चाहिए जिससे MSMEs इंडिया के वो और थोड़ा प्रोग्रेस कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या है कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। और जैसे अभी लाइट, पानी और रोड, वो सब फैसिलिटी बहुत डेवलप हो गया इंडिया में, जो पहले नहीं था। तो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रूल्स भी जो है गवर्नमेंट के धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो वो मतलब लोगों को कंफर्टेबल हो रहा है। काफ़ी कंपनी फॉरेन की भी यहाँ इंडिया में आ रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो कंफर्टेबली हो रहा है। गवर्नमेंट समझ रही है कि किसको क्या तकलीफ है, उनके ऊपर से लेके नीचे तक का रूट लेवल का पूरा उनके पास वो है डेटा, किसको क्या तकलीफ हो रही है, कहाँ अटक रहे हैं। तो उसी से अकॉर्डिंग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऑफिसर भी हमको सामने से एडवाइस करते हैं
पहले हमको ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, आजकल तो ऑफिसर भी हमको आके सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा अभी फील नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट लेकिंग है। जैसे नया इंडस्ट्री डालते हैं तो उनके लिए ग्रांट वगैरह है, सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट है। पर बाकी डिपेंड अपनी इंडस्ट्रीज पे खुद पे है। आप कितना कर रहे हो, आप कितना परफॉर्मेंस कर रहे हो, कितना सेल ला रहे हो, आपकी स्किल कितनी है, वो मेजर उस पे जाता है। ओके सर, तो अभी वसंत मसाला एक स्टेज पे आ चुका है, राइट? अभी वो ग्रो कर चुका है। वो स्टार्टिंग किया था उसने एक छोटे से यूनिट में 1970 में, फिर वो ट्रांजिशन हुआ टू अ प्राइवेट लिमिटेड, फिर वो एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, उसने पैकिंग चेंज किया, ब्रांड बना, एंड ई स्टार्टेड, मतलब वो और स्टेट्स में ग्रो हुआ। तो अभी नेक्स्ट 5 years वसंत मसाला का क्या है? हमारा जो विज़न है कि हमारे मसाले हर घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा विज़न है। और इसके लिए हमने 2-3 स्टेप लेने हैं। कि जैसे अभी हमारे नए नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, उसका R&D रिसर्च चल रहा है। तो जो अभी लेटेस्ट में कस्टमर का व्यू बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट रखने जा रहे हैं। फिर दूसरा फेज़ है स्टेट को डेवलप करना। महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप करना है, उसके बाद और नए नए स्टेट और डेवलप करना है। और तीसरा फेज़ आएगा कि सभी कस्टमर को उसकी मसाले घर घर तक पहुँचे और स्टैंडर्ड क्वालिटी मिले। और हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, जैसे अभी 15 कंट्री में है, तो और ज़्यादा कंट्री में कैसे बढ़े, उसका प्लानिंग रहेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है। पापा का आपने बात किया था, सो ऐसी कौन सी लीडरशिप लेसन है जो आपको उनसे मिली? एक लीडरशिप लेसन पापा से, एक लीडरशिप लेसन भाई से। हाँ, एल्डर ब्रदर। पापा से मैंने धैर्यता, नम्रता और साहसिकता सीखा। और ब्रदर से पेशेंसली कैसे हैंडल करना कस्टमर को, स्टाफ को, और वो सीखा उनसे। उसमें मतलब इतना पेशेंस था कि वो जो मार्केट में जाते थे तो एक कस्टमर अगर एक बार माल नहीं लेगा तो उसके यहाँ 2 साल तक विजिट और रिपीटेडली खुद करते थे। मतलब इतने साल पहले की बात। तो कहने का मतलब वो इतना पेशेंस रखते थे, तो वो सीख के हमने पेशेंस रखा, साथ में हमारा स्टाफ भी पेशेंस रखने लग गया। और मतलब उस कस्टमर जब तक कन्वर्ट नहीं हो, उसका क्या रिक्वायरमेंट है समझे नहीं, तो तब तक उसका फॉलो करते हैं। तो पेशेंस लिए फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। बाद में तो ब्रांडिंग हो गया तो इतना टाइम नहीं लगा, वो तो फास्ट ग्रो होता है। नाम से एग्जांपल। सर, अभी स्पाइस इंडस्ट्री में आपको कौन सा चीज़, ट्रेंड्स जो क्या दिख रहे हैं आपको? स्पाइस इंडस्ट्रीज में अभी रेडी टू कुक का ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है। यंग जनरेशन उसको एक्सेप्ट ज़्यादा कर रही है। यंग जनरेशन के पास अभी टाइम इतना नहीं है कि वो वापस सब चीज़ बनाएं और वो करें, तो उसके लिए रेडी टू कुक का मार्केट डेवलप अभी हो रहा है। ओके। सो एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे होते, एग्जाम्पल क्या पूरा दिन होता है, एग्जाम्पल वीकेंड्स होते हैं, तो जब आप बिज़नेस नहीं कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? मेरा इंटरेस्ट तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं क्या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, और ऐसे वो सोशल का भी रहता है। जीतो में मैं मेंबर हूँ, लायंस क्लब में मेंबर हूँ। ऐसे काफ़ी जगह जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी खुद की कंपनी की भी सोशल एक्टिविटी बहुत चलती है। तो साइड बाय साइड वो भी करता हूँ। कहाँ किसको रिक्वायरमेंट है, हमारा जो मेन झालोद है दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे और दहेगाम के आसपास जैसे किसी को फूड की रिक्वायरमेंट है, किसी को एजुकेशन में रिक्वायरमेंट है, किसी को हेल्थ में रिक्वायरमेंट है, वो हम सर्वे करते हैं। और जैसे गौशाला है हमारे गोधरा में है, दाहोद में है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मसाले की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ काफ़ी ट्रस्ट चलते हैं, अन्नपूर्णा ट्रस्ट, राम रोटी दाहोद में, गोधरा में, झालोद में। तो हम कई सालों से उनको हमारे मसाले सप्लाई करते हैं विदाउट कॉस्ट। तो मतलब इस तरह का साइड बाय साइड काम इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा है। सोशल भी करना, बिजनेस भी करना, दोनों बैलेंस करके करता हूँ। लेकिन ये जो गिविंग बैक आप कर रहे हो, एक ना उनको हेल्प कर रहे हो, एग्जाम्पल रिटर्न कर रहे हो, बट ये क्यों कर रहे हो? एक वाई, उससे
क्या है, लाइक व्हाई आर यू डूइंग इट, क्यों कर रहे? वो एक्चुअल में क्या है कि वो गट्स मेरे पापा के उसमें से आए। अच्छा। मेरे पापा जो थे ना कि उन्होंने शुरुआत जो हमारा झालोद में मंदिर था, जैन मंदिर, तो उसको डेवलप किया था। और जो भी महाराज साहब साधु संत आते थे उनकी वैयावच करना वो था। और कोई भी व्यक्ति, उस समय किसी के पास व्हीकल नहीं था तो हमारे पास मेटाडोर थी उस ज़माने में। तो वो कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हुआ, डिलीवरी प्रॉब्लम हुआ, बाहर जाना ले जाना, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो वाहन में लेके खुद जाते थे। तो वो सब हमने देखा हुआ है। तो वो गट्स ऑटोमेटिक हमारे सभी में, चारों भाइयों में आ गए। और कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है, नीडी पीपल है, और वो तो हम प्रोवाइड जरूर, कहीं कुछ ना कुछ हमारे हो सके इतना सपोर्ट करते हैं। ओके। एंड सर, अगर अभी के जनरेशन में जो आपने बताया, अगर उस जनरेशन के पर्सन को अभी एक मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करना है बिजनेस, राइट, नई इंडस्ट्री में एग्जाम्पल स्टार्ट करना है, विच एवर इंडस्ट्री इट इज़, तो आपके लिए मतलब आपका क्या एक एडवाइस होगा उसके लिए? नए जनरेशन किसी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद की इंडस्ट्रीज़ में आके खुद का एक्सपीरियंस करे। उसके पहले जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें खुद जाके उस करे, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो उस फील्ड में। और आज की यंग जनरेशन बहुत इनोवेटिव है, उसको इतने सारा आइडिया है कि अलग अलग तरह के आइडिया वो अप्लाई करते हैं। जैसे एक निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो बंदा ने एजुकेशन ले लिया, उसके बाद उसने सोचा कि मेरे को फूड का वाहन चालू करना है, तो एक वाहन उसने चालू करा और आज उसके 10-15 वाहन हो गए, चेन सिस्टम हो गई। टी पोस्ट ने चालू करा तो एक कंसेप्ट कुछ अलग है कि लोगों को फैसिलिटी दी। तो आजकल की यंग जनरेशन बहुत नए नए थॉट्स लाती है, तो वो थॉट्स अलग से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं रूटिंग के अलावा, आजकल सर्विस प्रोवाइडर की बहुत ज़रूरत है। और पहले का जो टाइम पीरियड था वो हार्ड वर्क का था, अभी जो है स्मार्ट वर्क का ज़माना है कि वो स्मार्ट वर्क करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और उसका जो बिजनेस का क्राइटेरिया है कि उसकी जो फंड है कितना है उस पर डिपेंड जाता है। उसके अनुसार अगर वो उसकी लिमिट में चलेगा स्टार्टिंग पे बेस में, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और अनलिमिटेड स्टार्टिंग में करेगा तो इतना थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। ओके सर, एक हैबिट आपका जो जिसने आपको एक बेटर लीडर बनाया, कौन सी एक हैबिट है आपकी जो आपको लगता है? मेरे में पोलाइटनेस है और बोलने में थोड़ा मिठासपन है, तो उसके कारण सब अपने लगते हैं। मतलब मेरे को क्या एक्चुअल में मन से मैं ऐसा समझता हूँ कि सब अपने हैं, वो मेरे में भावना रहती है। तो उसके कारण अपनापन लगता है और उसके अंदर क्या पॉजिटिव है उस थॉट से मैं बात करता हूँ। कभी भी उसका नेगेटिव सामने वाले का नहीं देखता हूँ। और मुझे आगे क्या करना है उसका मैं सोचता हूँ, पास्ट का नहीं सोचता हूँ। फ्यूचर में क्या करना है, एट प्रेजेंट अभी क्या करना है वो मैं सोचता हूँ। तो उस चीज़ के कारण अपने को सक्सेस अच्छा मिलता है जीवन में। ओके। और अभी की जो एग्जाम्पल जनरेशन है, एग्जाम्पल जेन जी है, जेन अल्फा है, उनके लिए आपका क्या पीस ऑफ एडवाइस होगा अगर वो बिजनेस में जा रहे हैं? आजकल की जो जनरेशन है उनका बहुत फास्ट लाइफ हो गया है। और सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट हो गए और उनके पास टाइम की बहुत कमी है। पर एक्चुअल में क्या अभी उनको ज़रूरत है माइंड को रिलैक्स करने की, थॉट्स को कम करने की। हर एक व्यक्ति को 1 मिनट में 80 विचार 60 विचार इतने आ सकते हैं। और इनका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है, आज ये करूँ कल वो करूँ परसों वो करूँ, स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो एक चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो वो सक्सेस पाएगा, फिर बाद में दूसरा तीसरा हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छा आसान रहेगा। और वो थॉट प्रोसेस कम कैसे होगा, तो वो होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन मेडिसिन का काम करता है और वो आगे अपने को उसमें प्योर थॉट्स आने का चांस मिलता है। अगर अपन 10 तरह के थॉट्स रखेंगे तो किसी में भी सक्सेस नहीं होंगे, पर एक पे ही फोकस करेंगे, मतलब किस में क्या लाइन में बढ़ना है और कैसे करना है। और 10 चीज़ों में आजकल बहुत डाइवर्ट होते हैं। जैसे आज मैंने MBA किया तो कल इंजीनियरिंग करूँगा, तीसरे पैकेजिंग में जाऊँगा, इससे सब अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं। आज मैं एक ये जॉब पे हूँ, 1-2 साल में तीसरी जॉब पे, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबल रह के और थॉट प्रोसेस कम करके और एक चीज़ पे फोकस करके अच्छा सक्सेस यंग जनरेशन को मिल सकता है। और काफ़ी जनरेशन बहुत सक्सेस हो रही है।
अपन देखते कितने छोटे यंग एंटरप्रेन्योर्स है कि एक ब्रांड को डेवलप करते हैं, उसके 200-500 करोड़ तो सिर्फ 5 साल में बना देते हैं, फिर उसको ब्रांड को रीसेल कर देते हैं। तो इतना थॉट प्रोसेस आगे बढ़ गया, पर वो जो नंबर्स है वो समझो 5-10% लोग हैं। बाकी के जो जनरेशन है वो एज यूजुअल रूटीन में जो है वो चल रहा है। एंड एनी जो मन में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, पूरा एकदम इंटेंस चल रहा है, तो आपने एक चीज़ मेडिटेशन बताया जिससे हम लोग थॉट्स को लेकिन कल्मिनेट करके या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और कोई लेकिन बिकॉज भाई मेंटल हेल्थ का भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं। जैसे आपने बोला कि भाई एग्जांपल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के स्ट्रेस और टेंशन होते हैं, एग्जाम्पल घर के होते हैं, सोशल मीडिया में एग्जाम्पल बहुत सारी चल रही है, न्यूज़ इज़ थ्रोइंग आउट ऑल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी आपके लेकिन क्या थॉट्स है कि ये यंग जनरेशन को अपना माइंड ऐसे उनको बैलेंस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन? एक्चुअल में क्या है कि अपना जो माइंड है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है, उसके अंदर जितना डेटा जाएगा वो फिलअप होता जाता है और वैसे वैसे समय के हिसाब से वो बाहर आता जाता है। पर अभी इतना सारा डेटा फिलअप हो गया अपने कंप्यूटर के माइंड में सभी यंग जनरेशन के कि वो बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसको ये पहले समझना होगा कि ज़रूरी मेरे लिए क्या है। वो चीज़ अगर मैं एंटर करने दूँ, जैसे अपन खाने के लिए बहुत हाइजेनिक ध्यान रखते कि मेरे को यही खाना है, तो अपने मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो भी अपने को देखना है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। फिर अपन उसका इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य एक होता है कि अपने खुद के फ्यूचर के लिए, एक होता है अपने परिवार के लिए, और एक मतलब मेन 2 चीज़ रहती है। तो वो फोकस के अलावा तीसरी चौथी चीज़ तो नहीं आ रही है। जैसे कई लोग होते हैं कि रात के दोस्तों के साथ 2 बजे 3 बजे तक जाते हैं, अपना टाइम पास होता है। ऐसे रात को देर तक सब सोशल मीडिया का यूज़ करना, तो वो कितनी चीज़ ज़रूरी है अपने लिए, हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए कितना टाइम देना है, फैमिली के लिए कितना टाइम देना है, फैमिली से कितना अटैच रहना है, वो सब इमोशनल भी होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ अपन एक साइड ही करियर के लिए ही करेंगे तो वो करियर शुरुआत में साथ तो देगा, पर बाद में एक समय ऐसा आएगा कि फैमिली की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो उसका एक मेंटली सपोर्ट रहता है। मतलब सक्सेस पाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर पे फोकस करना, सब कॉम्बिनेशन होता है। अपने स्पिरिचुअलिटी, फैमिली का टर्म्स, रिलेशन और सभी फ्रेंड सर्कल, वो सब जाके कॉम्बिनेशन होके अपन एक ग्रो और अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। सर नॉर्मली कैसा होता है कि बहुत लोगों को बहुत एडवाइस मिलती है, सो आपने कौन सी ऐसी सबसे ख़राब एडवाइस सुनी है जो मार्केट में, एग्जांपल आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप घूम रहे हो तो आपने एडवाइस सुनी और ये बहुत ख़राब एडवाइस है जो एग्जांपल है, सो वो कौन सी एडवाइस? वो कस्टमर को एडवाइस सुनी थी कि जो खुले मसाले आते हैं वो बहुत कम रेट के आते हैं और क्वालिटी भी उनकी नज़र के सामने पिसाई होती है और स्टैंडर्ड होते हैं, अच्छा होता है, पर एक्चुअल में वो हाइजेनिक नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर जो अशुद्धियाँ है, डस्ट है, बैक्टीरिया है, वो रिमूव नहीं होता है। अपन नज़र के सामने मिक्सर में भी पिक्स लो पर वो हाइजेनिक नहीं होता है। तो वो जो मान्यता है कि क्वालिटी अच्छी, वो तो नहीं होती है। और दूसरी मान्यता है रेट कम में मिलता है। एक्चुअल में क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, उसकी शॉर्टेज होती है और कोल्ड स्टोरेज में क्वालिटी मेंटेन के लिए वो कॉस्ट सब होती है। तो वो कॉस्ट प्लस अपन जो मसाले यूज़ करते हैं जनरली खुले, और ये पैकिंग मसाले जो वसंत ब्रांड के यूज़ करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसका क्वांटिटी यूज़ कम होगा वसंत के मसाले का, तो वो कॉस्ट फिर वो हो जाती है, मैच हो जाता है। ओके सर, आप स्ट्रेस में होते हैं काम पे कि उसको कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस में? स्ट्रेस में एक्चुअल में क्या, मेरा जो नेचर है स्ट्रेस में रहने का जनरली बहुत कम है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेडिटेशन का राजयोग मेडिटेशन होता है, वो स्टडी करता हूँ और उनके क्लासेस होते हैं वो ज्वाइन करता हूँ। ऑनलाइन होते हैं कि इन पर्सन होते हैं? इन पर्सन भी होता है, यहाँ अहमदाबाद में है, ऐसे सब पूरे कंट्री वाइज से सभी कंट्री में है।
इट्स अ पार्ट ऑफ, ये जैन एसोसिएशन का पार्ट है कि ये टोटली अलग है? हाँ, ये अलग है। अलग है, ओके। ये इसमें राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, ओके। और जीवन जीने की कला बताते हैं। तो एक्चुअली में क्या, सबके जीवन में परिस्थिति आती है, स्ट्रेस भी आता है और उतार चढ़ाव तो आता ही है, पर उस उतार चढ़ाव को कितना माइंड पे लेना और कैसे उसको पार करना, वो कला आ जाती है। तो कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना एब्जॉर्ब नहीं करना, कितना सीरियसली लेना है, कितना नहीं लेना। वो ऐसा सिखाते हैं कि जैसे एक मूवी बन जाती है तो मूवी का जो सीन है वो फिक्स हो गया, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह की ये अपने जो भी अभी चल रहा है अपने आसपास समाज में, वो मूवी बनी हुई है पहले, सालों पहले, उसका सबका फिक्स रोल है। कोई गुस्सा करेगा, कोई शांत रहेगा, कोई हंसेगा, कोई विलन है, कोई हीरो है, सबका रोल अलग अलग है। मैं अगर विलन को देखता रहूँगा तो मेरे में विलन के वो वैल्यूज आएगी, और मेरे को कुछ बोल गया तो आपने मुझे कुछ कड़वा बोला, तो मेरे माइंड में वो थॉट्स चलते रहेंगे। पर अपने को ये सोचना है उस समय कि ये जो आपने दिया मेरे पूर्व कर्म के अधीन है, वो वापस मुझे रीबैक मिल रहा है। और जैसा अपना थॉट प्रोसेस अंदर चलता है वैसा आउटपुट मिलता है। अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया और मैं आपके प्रति अच्छा ही सोचूंगा, तो एक दिन आपका भी कन्वर्ट होगा, आपको भी गिल्टी फील होगी कि मैंने उसको गलत कहा है, तो आप सामने से मुझे आके बोलेंगे कि ये चीज़ गलत हुई थी। पर मैं आपके प्रति गलत ही सोचता रहूँगा तो आप भी एक दिन आके मुझसे वो उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे। तो वो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है कि कुछ भी किसी के वृत्ति होता है, मैं उसके प्रति पॉजिटिव सोचूंगा तो काफी बदलाव आ जाता है उसमें, आपके माइंडसेट में। हाँ, मेरे माइंडसेट में, और वो सामने वाले में, उसके सामने वाले में भी रिजल्ट मिलता है। तो काफ़ी बदलाव आ जाता है, क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, रिएक्शन नहीं दिया और उसके बारे में सोचा नहीं। एक्चुअल में कई लोग, अपन लोग ऐसा होता है जनरली कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोलता है ना, तो माइंड के अंदर बहुत चलता है, अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी वो बड़ा हो, कभी वो अपना रिलेशनशिप अच्छा हो, कभी वो थॉट प्रोसेस अंदर चलती है, पर उसके वाइब्रेशन बहुत फैलते हैं, सामने वाले तक जाते हैं। जैसे अपना बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे कि अरे तो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में ऐसा ही है, तो अपने उसको आशीर्वाद, ब्लेसिंग दे दिए, और वो रूम में फैल जाते हैं। इसकी जगह अभी पढ़ नहीं रहा है, पर थोड़ा समय आएगा कि अब चेंज होगा, उसमें बदलाव आएगा, तो एक ना एक दिन उसमें वो चेंज आता है। मतलब उसको ब्लेसिंग नहीं देना है अपने। आपने जो बताया कि आप अलग बिजनेस में थे, आपने ग्रेजुएशन आईटी से किया हुआ है, तो और आप ट्रांसपोर्ट से लेके इस बिज़नेस में अलग अलग 3 तरह के बिज़नेस करे, और अभी ब्रॉडकास्टिंग में भी आप कर रहे हैं। तो मुझे आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो आपने मतलब क्या सोचा आगे का, कि मतलब जैसे ब्रॉडकास्टिंग है तो इसमें कैसे, क्या आपका रहेगा विज़न, आगे का क्या रहेगा, वो प्लानिंग क्या है, वो जानना चाहूँगा। हाँ, तो मेरा एक्चुअली मैं एक कॉन्सेप्ट से थोड़ा दिखा था, इसको जापानीज़ में इकिगाई बोलते हैं। तो इकिगाई इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर हम ये कर बनाते एक सर्कल के हम क्या है, राइट, और हम किस में अच्छे हैं, दूसरा एक सर्कल, और तीसरा हमारा क्या पैशन है, राइट, और जो सेंटर में आता है वो अपना, दैट इज़ वेयर वी शुड डू एवरीथिंग। तो ये पार्ट था। तो ये मैंने बुक पढ़ा था, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो ये बुक मैंने समझा था, तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्वीक कर लिया। तो दैट इज़ व्हेन आई मेड अ सर्कल कि मुझे वापस से व्हील नहीं बनाना। डैड ने ऑलरेडी व्हील बना लिया है, बट वो उसमें बहुत फोकस्ड है और उनको बहुत इंटरेस्ट है उनके बिजनेस में, एंड आई कैन नॉट, मैं उसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत इन्वॉल्व है। तो मैंने बनाया सर्कल कि भाई इनके कस्टमर्स तो डैड के बनाए हुए हैं, वो सर्कल मेरे बना लिए। एंड देन मैंने बनाया कि भाई मार्केट में और क्या प्रोडक्ट्स है जो मेरे कस्टमर्स कर ले रहे हैं, उसका एक सर्कल बना दिया। एंड फिर मैंने तीसरा एक सर्कल बनाया कि मुझे किस में नया चीज़ में इंटरेस्ट करना है। तो वैसे सर्कल्स मैं कॉन्स्टेंटली एवरी 3 years बनाते गया, लेकिन मेरे मन में ये था, एक गोल था कि भाई 3 years में मुझे स्केल करना है, प्लस लाना है, एंड देन मुझे उसको एग्जिट करना है, राइट, एग्जिट फ्रॉम पार्ट ऑफ कि डेलीगेट करके मुझे निकलना है। सो बट मेरा ये गोल था कि एक ना एक दिन आई विल हैव टू टेक ओवर माई डैड्स बिजनेस ऑल्सो, तो मैं कस्टमर नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए सारे बिजनेस मैंने मेरे सेम कस्टमर के स्पेसिफिक ही बनाया। तो अभी मैं कोई भी कस्टमर विजिट करता हूँ तो वो तो कस्टम क्लियरेंस, ट्रकिंग, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। मतलब गुजरात के मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज विल बी आर कस्टमर्स, लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे होंगे। तो मेरा क्या, उनके इंटरेक्शन हो जाता है और मैं उनसे वैसे ही बात करता हूँ, बट मैं उनको सेल्स में कभी बात नहीं होगी, कस्टमर सपोर्ट में नहीं होगी, तो वो एक इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है।
एंड मैं भी कॉन्वर्जेशन ही करता हूँ कस्टमर के साथ में, एंड मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनको और कैसे बेटर करना है और कैसे बेटर करना है, तो मेरे नए आइडियाज़ आते हैं मैं दूसरा क्रिएट करने के लिए. पॉडकास्टिंग में हमारा ये थॉट है कि भाई लेकिन अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20 अराउंड 16 प्लेटफॉर्म से हम लोग कर रहे हैं, बट गोल ये है कि वन ऑफ द एस्पेक्ट इज के हाउ टू इंक्रीज मोर MSMEs को हम लोग बाहर कैसे ले जा सकते हैं, हाउ उनको एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ वन पार्ट. सो उसके लिए ऑब्वियसली वील बी डूइंग इंडिया लेवल एपिसोड्स, लाइक अहमदाबाद लेवल एपिसोड्स, फिर हम लोग विल स्टार्ट विद बॉम्बे एंड दिल्ली एपिसोड्स, and then we'll try to push for international episodes, and then we'll try to get international guests, because entrepreneurship, for example MSMEs, factories are like global चीज़ है, and young लोगों को भी चाहिए, and like old generation को भी है, and then brands also want to share stories. So I see and always एक और चीज़ मैंने interestingly add किया है, मेरा हर कंपनी नेक्स्ट कंपनी से स्केलेबल है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था तो माई डैड सेड वी विल नॉट फंड यू. तो मेरे डैड ने बोला कि मैं तो ये फंड नहीं करने वाला, यू वर्क विथ इन माई कंपनी एज अ मैनेजर. तो मैंने इकी वही बनाया कि भाई ऐसी कौन सी बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगाना, राइट. तो ट्रकिंग में वेंडर को तो 60 दिन बाद पे करना है, कस्टमर 30 दिन में पे कर रहा है. और मेरे पास कस्टमर्स एग्जिस्टिंग है, तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था पैरेलल कंपनी इसके साथ. बट देन ग्लोबली, but every company is more scalable. The first one is almost example वो अभी almost like $2 million पे है, तो next one is more scalable, third one is more scalable, and this is also much more scalable than the first one क्योंकि audience is global. So वो part है. So I think those is the things. बहुत अच्छा लगा आपका. हाँ सर. कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और आपका जो एजुकेशन है पूरा यूटिलाइज करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो. थैंक यू सो मच सर. सो सर एक चीज़ आपने शेयर किया अबाउट जैनिज़्म, राइट. तो अभी की जो यूथ है एग्जाम्पल, सो वो रिलीजन से क्या क्या लेसन ले सकती है? इंडिया अपने यहाँ पे कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, तो सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात ही रहती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं सिखाते, और अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. जैसे एक अपना करियर होता है, फैमिली होता है, इसके साथ में रिलीजन का कॉम्बिनेशन होगा तो प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है. जैसे कि मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. हम जैनिज़्म फॉलो करते हैं, और उसमें एक चीज़ होती है फास्टिंग. तो फास्टिंग से साइंटिफिक वे से होता है, एक हम धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, और दूसरा होता है कि हेल्थ के लिए, कि फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को रिलीफ मिलेगा, और अपने आप वो एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, और उसका जो हेल्थ अच्छी बनी रहती है. और इसमें हमारा में ऐसा फास्टिंग होता है कि 24 घंटे तक पानी भी नहीं पीना होता है, खाना भी नहीं खाना होता है. मतलब फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम खाना और वापस दूसरा कुछ फरा लिया ऐसा खा लिया. बिल्कुल नहीं खाना होता है, उस तरह का भी फास्ट होता है. दूसरा होता है आयम्बिल होता है, कि जिसमें बिना नमक मिर्ची मसाले का खाना होता है. तो जैसे वीक में, महीने में 3-4 बार अगर अपन कर लेते तो कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बॉडी रिसाइकल हो जाती है. एक होता है कि रात को जल्दी खा लेना सूर्यास्त के पहले, तो वो भी पूरा डाइजेशन करने का टाइम मिल जाता है, और उसके बेनिफिट होता है. तो वो मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. दूसरा होता है कि ध्यान करना, जैसे लोगस का ध्यान, सामयिक, वो सब होती है. तो यानी कि एक ही जगह पे बैठ के अपन बाकी के विचारों को स्टॉप करके अपने धर्म के जो है बताए वो फॉलो करेंगे, तो बाकी की चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएगा, और कुछ समय के लिए माइंड को रिलैक्स मिलेगा. क्योंकि अपना माइंड कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं अपन. तो वो स्टॉप हो जाता है, वो रिलैक्स होके फिर वापस एनर्जी आ जाती है, बैटरी रिचार्ज हो जाती है. तो वो एक बेनिफिट होता है. ऐसे हमारे में होता है कि पैदल विहार करते हैं महाराज साहब, तो जैसे अपन वॉकिंग करते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए बेनिफिट है. मतलब हर चीज़ कुछ भी करते हैं ना तो साइंटिफिक वे से उसका नतीजा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. अभी जैसे यूक्रेन में हुआ, तो अपने इंडियन काफ़ी लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, एक ही जगह उनको रहना पड़ा, और उन्होंने मतलब खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते थे, बैटरी चार्ज ख़त्म हो गई थी. तो वो हमारे जैनिज़्म में होता है कि एक ही जगह रह के नाइट होल्ड करना और सवर करना कहते हैं उसको. तो उसमें ये सिखाना होता है सिखाते हैं कि खाना नहीं खाना होता है, पानी नहीं होता है, मतलब एक क्रिया है, धार्मिक क्रिया है,
वो अगर प्रैक्टिस कोई जेनिज्म बच्चा की अगर वहाँ यूक्रेन में फंस गया तो उसको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे इसके बिना तो मेरा चल नहीं सकता है। मतलब कई चीज़ों को अपन त्याग करते हैं तो त्याग में भी अपने को वो चीज़ का फल मिलता है, एक तो धर्म के हिसाब से और एक अपनी हैबिट हो जाती है। तो अपन अपने पास सभी जनों के पास फैसिलिटी बहुत होती है, साधन बहुत होते हैं, पर कुछ समय के लिए भी उसका थोड़ा साइड पे रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया का उससे दूर थोड़ा सा रहेंगे तो उतना समय अपना ब्रेन काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। तो कभी कभार माइनस करके थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। हाँ, ब्रेक करना। ओके सर, अभी एक चीज़ ये था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में आ रहे हैं, राइट, तो इसमें वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम बिल्डिंग वाला पार्ट, राइट। आपने इनिशियली एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, एग्जाम्पल आपके डैड ने स्टार्ट किया, फिर एग्जाम्पल आपके ब्रदर आए, फिर आप आए एंड आपके कजिन्स आए एंड फिर एक ब्रांड शुरू हुआ, राइट। सो टीम बिल्डिंग के लिए जैसे आप रिक्रूट करते हैं, राइट नो, टीम को ऐड करते हैं, सो इसमें क्या इंटरेस्टिंग लेसन्स है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग होगा? यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे बिजनेस की बात करूँ तो हमारा है स्पाइसेस का बिजनेस, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स आए तो उसको इंटरेस्ट किस फील्ड में है तो उस फील्ड में हमने डाला। ऐसा हम उस पर थोपते नहीं है कि आपको यही फील्ड करना है, आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करा और आपने बहुत सक्सेस करा कि मिनिमाइज यूज़ करा लेबर का और ऑटोमाइजेशन करा। इसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम टाइम में कॉस्ट सेविंग करी। इसे हमारे यंग जनरेशन को हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप ये करो, वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या ग्रेजुएशन लेना है, कहाँ एक्सपीरियंस लेना है और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। और वो कॉम्बिनेशन फिर हो जाता है और उनके सुझाव सजेशन भी हम ध्यान पे लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस पास्ट का है, उनका ये फ्यूचर का है। फ्यूचर यंग जनरेशन का ही होता है। उनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, आगे के होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज़ करके बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। तो वो यूटिलाइज हम करते हैं और प्रैक्टिकली रहते हैं। वो जो सोचते हैं वो हम सोचते हैं, उसका डिस्कशन होता है और उसमें से फिर अच्छा क्या हो सकता है, उनका सजेशन हमारा सजेशन वो मिलके क्या हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन एक अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, टीम बिल्डिंग में एग्जाम्पल आप हायरिंग कर रहे हैं तो राइट, सो अभी भी आप एग्जाम्पल यंग जनरेशन भी हायर कर रहे होंगे, आप एग्जाम्पल मिलेनियल्स भी हायर कर रहे होंगे, जेन ज़ी भी हायर कर रहे हैं। तो हायरिंग के टाइम पे, क्योंकि लोअर लेवल वाले टीम मेंबर्स HR हायर करता होगा, एग्जाम्पल वो कर रहा होगा, कि कुछ हायरिंग्स आप करते होंगे, राइट, तो उसमें आप क्या देखते हैं जो इंटरेस्टिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो सकता है? हाँ, मतलब वो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस देखा जाता है और उसकी स्टेबिलिटी देखते और उसका स्किल कितना है, उस फील्ड में कितना वो मास्टर है, उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो उसने एक तो क्या अचीवमेंट किया और दूसरा उसमें क्या क्या, जैसे एक R&D है, R&D को लेना है तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करा, कैसे करा, वो सब जानते हैं, उसकी मास्टरी जानते हैं और वो उसमें हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्चुअल में हमारा एक्सपीरियंस इतना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की एक परख आ जाती है कि वो किस तरह का कैसा रह सकता है। मतलब एक गट्स आ जाते हैं। मतलब एक होता है कि समझना, एक होता है कि एक्सप्लेन करना। कई लोग ऐसे भी इंटरव्यू में आते हैं कि सिर्फ अच्छा ही बोलना होता है, तो बाद में पता चलता है वर्क पे रखते हैं कि उस सिर्फ बोलना होता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उस तरह के लोग भी मिलते हैं। पर उसमें से अपने को इतने टाइम से रहते फील्ड में तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसमें स्किल क्या है और ग्रोइंग कैसे फास्ट कर सकता है। और यंग जनरेशन का प्रेफरेंस हम ज़्यादा थोड़ा देते हैं, वो एनर्जेटिक रहते हैं और नए कंसेप्ट के साथ आते हैं वैसे। और एज पर रिक्वायरमेंट, कुछ एज लोग वाले को भी रखना पड़ता है, उनका भी एक अलग फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, कुछ पोस्ट पे वो भी ज़रूरी है। तो सब कॉम्बिनेशन करके हम रखते हैं। ओके। एंड सर, अभी आपकी जो फैमिली है एग्जाम्पल, सो अगर एग्जाम्पल लेकिन जो आपके वाइफ का रोल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग यू इन बिजनेस एग्जाम्पल, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे, लाइक हाउ इज़ योर वाइफ प्लेड अ रोल एंड योर किड्स हैं तो एग्जाम्पल हाउ आर दे प्लेइंग द रोल, इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट। हाँ, मेरी वाइफ रीटा है और वो रतलाम से बेसिक MP से,
और उसका जो नेचर है बहुत ही अच्छा है, मतलब कोऑपरेटिव है और फैमिली को सब साथ में लेके चलना, बच्चों की केयरिंग करना। उसने इतनी बोल्ड थी कि उस 15 साल पहले बच्चों को एजुकेशन के लिए अहमदाबाद छोटी एज में रख दिया था। और उसने मतलब उस समय उसको भी आना पड़ता था ज़्यादा बार केयर करने के लिए। तो वो खुद काफ़ी समय आई, मेरे से थोड़ा समय जुदा भी रही, फिर भी उसने वो डिवोट करके बच्चों को आगे करियर बढ़ाया। तो आज मेरी जो बड़ी बेटी है शिवानी, वो शिवानी भंडारी आर्किटेक्ट स्टूडियो है, उसके कई प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट के चल रहे हैं। उसने बॉम्बे में ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ पे उसके खुद के प्रोजेक्ट चालू करे और 1 बाय 1 प्रोजेक्ट अपने आप मिलते गए और शॉर्ट समय में 4-5 साल में उसने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया। और दूसरी बेटी है परिधि, जो अभी थिएटर का कर रही है और स्क्रिप्ट राइटिंग का कर रही है। और अभी जैसे कोई कंपनी है, कोलगेट कंपनी, होंडा कंपनी, उसमें जाती है, उनकी वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है वो ड्रामा करके एक दूसरे के बातचीत करके कन्वर्सेशन करके उसको सॉर्ट आउट करती है। तो उसमें उसकी मास्टरी आ गई है। अभी लेटेस्ट में एक जावेद जाफरी की एड बन रही है इंश्योरेंस में, तो उसके साथ में वो एड भी में साथ में करेगी, प्ले करेगी। तो उसका मल्टी टैलेंटेड है और वो बहुत केयरिंग है, मतलब उसका इमोशनली है, हमसे बहुत जुड़ी हुई है और हमारा बहुत ध्यान रखती है। तो और उसकी जो बोलने की कला बहुत अच्छी है और हमारे जो फैमिली के गट्स सारे उसमें आए हुए हैं और स्माइलिंग फेस है, प्रॉब्लम को समझने की क्षमता है। ऐसे हमारी शिवानी भी है कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचती है और आगे क्या करना, फ्यूचर का क्या करना, और उसी में मतलब उसका चलता रहता है माइंड। और रीटा का सपोर्ट बिजनेस में इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली वो बिजनेस में नहीं आती है पर इनडायरेक्ट मोटिवेट करती है। कभी भी कुछ भी होता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो प्रॉपरली उसका आंसर भी मिलता है। काफ़ी परिवार को कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आता है तो उसने बहुत सॉर्ट आउट भी कर दिए। मतलब उसके इतने सारे टर्म्स है और उसके फ्रेंड और सर्कल है कि उनको मतलब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड पर्सन है, काफ़ी पर्सनालिटी पर्सन है। सर 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास में। तो एक है कि आपका बेस्ट या वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट क्या रहा है, मनी वाइज या टाइम वाइज, विचएवर, जो आपको लग रहा है कि भाई ये वाला मेरा इन्वेस्टमेंट वाज द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। पर्टिकुलर आप बिजनेस पर्पज से, लाइफ में एग्जाम कोई छोटी भी चीज़ हो सकती है, टाइम वाइज भी हो सकता है, ये वाला मैंने टाइम इन्वेस्ट किया इस चीज़ पे, मुझे बहुत लेकिन लाइफ चेंजिंग वैल्यू मिला इससे, ROI उसमें सबसे ज़्यादा था। या फिर बिजनेस वाइज भी हो सकता है, बट एनीथिंग आपको लग रहा है कि भाई वर्थवेल आपका इन्वेस्टमेंट रहा हो, टाइम, समय। हाँ, मतलब टाइम दिया तो जैसे मेजर टाइम तो मेरा बिजनेस में ही जाता है। तो बिजनेस में जितना टाइम दिया तो आज सब मिलके अच्छा प्रोग्रेस किया और एक स्टेज पे पहुँचे। और आगे का हमारा विज़न है कि मतलब 1000 करोड़ तक की कंपनी होना है 5 साल के अंदर। तो वो विज़न को कंप्लीट करना है, उसके लिए हमने काफ़ी एक्शन लिए हुए हैं। जैसे हमारा प्रोग्रामिंग बन रहा है, अकाउंटिंग प्रोग्राम, पैकिंग का भी नया डेवलपमेंट आएगा। आगे जाके हमारा एक सेलिब्रिटी लेने का शॉर्ट टाइम में भी वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो सेलिब्रिटी आने से भी हमारी कंपनी की इमेज और उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। तो वो जो टाइम डिवोट किया है इतने सालों तक, तो उसका जो रिजल्ट आगे का देखने मिलेगा वो अब आएगा। और दूसरा होता है कि अपने टाइम, और दूसरा किसके बारे में बताएं, टाइम, मनी। हाँ, तो बाकी मनी का तो हम मतलब प्रायोरिटी हमारे परिवार में कम रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इनर वैल्यू भी है। अगर अपने के अंदर इनर वैल्यू होगी, पेशेंस है, शांति है, खुशी है, नम्रता है, ये सब इनर वैल्यू है, वो होगा तो सब कुछ होगा। पैसा भी होगा, पद भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी। वो उसको पैसे को डाइजेस्ट करने की शक्ति अपने में आ जाएगी, उसको समझ सकेंगे क्या। बाकी कई लोग ऐसा होता है कि बहुत अर्निंग हो गया तो आउटलाइन भी जाते हैं, तो वो परिवार में हमारे नहीं होता है। एक तो धर्म उस चीज़ को रोकता है, और दूसरा होता है कि अपने जो
पापा के जो गर्ड्स और वो सब देखते हुए वो चीज़ भी रोकती है। आजकल अपन देखते हैं कि यंग जनरेशन में काफ़ी चीज़ ये फैल गई है, जैसे ड्रिंक्स लेना और ये सब चीज़ें काफ़ी फैल गई है, तो वो भी एक चिंता का विषय है समाज के लिए। उसको भी हमें रोकना चाहिए और उसके लिए पेरेंट्स का भी काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि कहीं लड़का बाहर जाएगा तो कहीं वो तो नहीं लेगा। तो वो चीज़ अगर उसके अंदर धर्म आ जाता है, कोई भी धर्म हो, तो वो चीज़ उसको रोकेगी और वो चीज़ रोकेगी तो उसका फ्यूचर भी उसके लिए अच्छा बनेगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस रखना। सो वन लास्ट क्वेश्चन, लाइक आपकी पूरे बिजनेस में लक का क्या रोल रहा है? हाँ, लक का रोल बहुत मतलब मैं लक में ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जैनिज्म में है कि कर्म के अधीन सब कुछ होता है। जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा मिलता है फल, और ऐसा सोचते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है। हाँ। आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन को हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मतलब कर्म की फिलोसॉफी एक अलग ही है। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलता है, वो हम पूरा ध्यान में रखते हैं। हम गलत काम नहीं करते हैं, गलत क्वालिटी नहीं देते हैं, भेलसेल और भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं। मेरे पापा के विचार थे कि मैं भेलसेल और भ्रष्टाचार से दूर रहूँगा और सबको अच्छी क्वालिटी दूंगा, और हर कस्टमर के हृदय में भगवान बैठा हुआ है, उसको वो समझ के उसको ट्रीट करूँगा। ऐसी क्वालिटी और ऐसा रीजनेबल रेट से मैं सप्लाई करूँगा। तो वो चीज़ हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन भी फॉलो कर रहे हैं। क्वालिटी के बारे में और मिलावट के बारे में आज तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और इतने सालों में कोई भी फूड का केस हम पे नहीं हुआ है। तो वो कर्म हम कर रहे हैं, तो इतने सालों का फल हमको मिल रहा है और दिख रहा है। जीवन में सुकून और शांति मिलती है, और अपने को जैसे लोगों को, कई लोगों को इनकम टैक्स का रहता है, कभी जीएसटी का रहता है, कभी गवर्नमेंट का रहता है मन में, पर हम निश्चिंत रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं डर रहता है कि ये आ जाएंगे, क्योंकि अपन सालों से टैक्स पेयर है, इतने रेगुलर वो कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। तो मतलब कर्म, और जैसे मेरे फादर का था कि जो दूसरी तरह की प्रोडक्ट आती है वो चीज़ अपन नहीं रखेंगे, कि जिससे अपना सेल तो बहुत बढ़ सकता है, पर आगे के अपने लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। तो वो तो बहुत काम करता है, लक भी काम करता है। मतलब फादर मदर का लक तो था ही, हमारा परिवार वालों का भी लक है। वो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो हमारे कस्टमर है वो 30-30 साल पुराने हैं। मतलब हमारे जो सप्लायर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा स्टाफ है, 20 साल कोई पुराना है, कोई 30 साल है, कोई अभी रिसेंटली 10 साल से ज्वाइंट हुए। तो वो इतने क्यों जुड़े हुए रहते हैं कि इतने, मतलब अपने जो थॉट प्रोसेस है उसी पे अपना प्रभाव सभी पे पड़ता है। जैसे हम ड्रिंक्स नहीं लेते और स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हमारा स्टाफ अधिकतर मेजर आप देखते होंगे कि वो भी इस तरह का ही मिलता है हमें। बहुत कम रेयरली होंगे नए नए आए होंगे या बाहर से आए होंगे, तो बाकी को हमने सबको स्पिरिचुअलिटी में, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी से वाली दीदी आती है, वो सबको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो वो सबको परिवार का कुछ टेंशन रहता है या तो व्यसन का रहता है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने दूर करा, समझा के। हमारे जैन संत आते हैं, उनको भी प्लांट पे बुलाते हैं, उनको भी प्रवचन होता है, तो वो भी समझाते हैं। तो कुछ ना कुछ उनको टच होता है, क्योंकि सुबह से आके शाम को वापस चले जाते हैं और वही रूटीन में रहते हैं, तो वो चीज़ उसको दूर करती है उस चीज़ों को, तो वो भी बेनिफिट मिलता है। ओम प्रकाश सर, मतलब बहुत मज़ा आया आपके साथ में कॉन्वर्सेशन करते हुए, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए जर्नी ऑफ लाइक वसंत मसाला। एंड लेकिन मुझे बहुत सारे पर्सपेक्टिव नए समझ में आए। ऑब्वियसली आपने कंपनी एग्जाम्पल जो डैड से स्टार्ट किया था, एंड देन आपके भाई ने लेकिन थोड़ा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया, एंड देन आपने उसको ज्वाइन किया, एंड देन ब्रांड में कन्वर्ट हुआ, and then you started growing and everything. Plus बहुत सारी learnings हुई in terms of what all kinds of masalas can be used in a lot of places. So obviously I'm going to be asking my mom to explore कि कैसे use हो सकता है, but it's been very amazing learning and a lot of interesting inspirations, and thank you so much for being on the podcast. So it was amazing to have you on the show, and जो भी lessons आपने perspective के हिसाब से दिया, a lot more जो religion based learnings है, जो थोड़ा थोड़ा loss भी हो रहा है या थोड़ा थोड़ा वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट द वे पहले हम जैसे यूज़ करते थे,
So that been very interesting and thank you so much for your time. आपने टाइम दिया यहाँ पे आने के लिए and all the best to वसंत मसाला and looking forward sir. थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने जो भी क्वेश्चन मुझे किए तो बहुत रिलेटेड थे और सभी तरह के फील्ड आपने कवर करके करा और हो सकता है कि किसी न किसी को यूज़फुल भी हो सकता है और एक्सपीरियंस भी शेयरिंग आपने करा तो मेरी मेमोरी भी रिकॉल होगी इतने सालों पुरानी। तो आपके क्वेश्चन करने का बहुत ही अच्छा वो टेक था और बहुत डीप में जाके आपने पूरी जर्नी रिकॉल करा दी मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Perfect. Thank you.